नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में जेएनयू एमएससी लाइफ साइंस कैसे प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि डेट डिक्लेयर कर दिया 5 अक्टूबर को एग्जाम है। और क्या-क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी में कौन-कौन सा पोर्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप पढ़ लीजिएगा चल जाएगा। इतना समय के सफिशिएंट है, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा रिसोर्सेज लेना चाहिए और कैसे आपको प्रीवियस पेपर को एनालाइज़ करना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, इस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है, मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो मेरा नाम है संजय दास। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, मास्टर स्टूडेंट, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से। तो मैं आपको बता पाऊँगा कि कैसे आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा, तो मैं वही डिपार्टमेंट का हूँ, तो आप लोग बता पाऊँगा। तो पहले बात होता है कि कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका पैटर्न और उसका सिलेबस को समझना पड़ता है। क्योंकि जेएनयू अभी तक सिलेबस नहीं दिया है, जेएनयू लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के लिए, तो सिलेबस का ऐसे कोई हड़बड़ नहीं है। अब मैं बता दूँगा क्या-क्या देखना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए, आप बोलिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी आता है, उसका क्या करें? तो सब बताऊँगा, डोंट वरी। पहले मैं बता रहा हूँ जो बायोलॉजी के लिए। तो पहले बायोलॉजी का अगर देखिएगा तो क्वेश्चन पेपर पहले देख लीजिएगा। 2019 में क्वेश्चन अलग आया था, उसके पहले अलग आता था। पहले ऑफलाइन होता था, फिर एनटीए आया, फिर ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ, ठीक है। तो बायोलॉजी का बात करें अगर, तो मॉडर्न बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। मॉडर्न बायोलॉजी मतलब क्या होता है? सेल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब जितने पोर्शन है। उसके बाद आपके इकोलॉजी से सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आता है। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको आरडीटी बोला भी जाता है, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एक तरफ से देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका टूल्स एंड टेक्निक, बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक। ये सब क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा? इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछेगा आपको जेएनयू मतलब लाइफ साइंस से, वो है माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। आप बोलेंगे सर ये तो आपको ब्रॉडली बता दिए, इसके अंदर क्या पढ़ूं ये तो बता दीजिए। ऐसा थोड़ी होगा कि आप बता दिए कि ये बोल दिए पढ़ लो। क्योंकि आप लोगों को पता ही ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोगों को देखे भी है। लेकिन इतना बड़ा ब्रॉड टॉपिक है कि अगर नाम में ले लूँ तो आप लोग खत्म नहीं कर पाइएगा। उसके लिए आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ क्या क्या करना है। बायोकेमिस्ट्री में जो करना है, स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड एंड लिपिड, ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम देखना है। और मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये आपको देखना है, ठीक है। ये देखने से बायोकेमिस्ट्री इनफ है, आई थिंक। विटामिन पढ़ लीजिएगा थोड़ा। उसके अलावा अगर शिफ्ट कीजिएगा सेल बायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के भी साइटोस्केलेटन होता है, आपका सेल सेल एडिशन होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारा, आपका सेल्स एंड देयर फंक्शंस। तो कोई भी सेल ऑर्गेनिल रहता है, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम रहता है, प्रोटीन रहता है। वो प्रोटीन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। सेल्स कैसे काम करता है, सेल सिग्नलिंग कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है। सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल मतलब एक साइकिल रेगुलेट कैसे है। आप लोग सोचते हैं ना सेल एक बार डिवाइड कर जाता है, तो रेगुलेट कैसे होता है, मतलब वो कैसे समझता है कि एक बार नहीं 2 बार डिवाइड करना है या इतना टाइम के बाद डिवाइड करना है। कौन उसको सिग्नल देता है, कैसे डिवाइड करता है, साइकिल कैसे चेंज होता है, कौन कौन सा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सीडी के साइक्लिन जितने प्रोटीन है। अब बात है कि सर ये तो बोल दिए सेल बायोलॉजी का। इम्यूनोलॉजी में क्या पढ़ना है? इम्यूनोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछेगा, इनेट एडेप्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडी स्ट्रक्चर अच्छा से पढ़ लीजिए, टाइप्स पढ़ लीजिए, हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ लीजिए, एमएससी मॉलिक्यूल मतलब मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पढ़ लीजिए। और बी सेल, टी सेल अच्छा से थोड़ा थोड़ा इंट्रैक्शंस अगर पता होगा तो आप कर लीजिएगा। लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चन एंटीबॉडी एंटीजन से पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है प्लांट फिजियोलॉजी से क्या पढ़ना पड़ेगा। प्लांट फिजियोलॉजी 3 चैप्टर बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेजोरिटी क्वेश्चन वहां से आएगा एकदम। मैं एकदम 100% बोल सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आएगा वहां से आएगा। एक हो गया आपका फोटोसिंथेसिस, सेकंड हो गया वाटर पोटेंशियल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द प्लांट, जाइलम फ्लोएम जो होता है, लोडिंग अनलोडिंग जो होता है, कोहेशन एडेशन थ्योरी जो भी है वहाँ पर। और थर्ड हो गया हार्मोन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको बोला जाता है, हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी से पढ़ लीजिए, इनफ है आपके लिए, ठीक है। अब आता है एनिमल फिजियोलॉजी से क्या पढ़ना पड़ेगा। एनिमल फिजियोलॉजी से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या क्या होता है, हेल्डन इफेक्ट क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, बोर इफेक्ट क्या होता है, हार्ट मतलब आपका कंडक्शन कैसे होता है, कार्डियक साइकिल किसको बोला जाता है, स्टार्लिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो साइकोटिक सिस्टम जो बताया वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूछता है, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पूछता है, और बहुत सारा इंट्रैक्शंस भी पूछ लेता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन ये ज्यादातर जो टॉपिक आपको बताया वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा सर्कुलेटरी यूरिजिनेटर सिस्टम से पूछता है। यूरिजिनेटर सिस्टम, काउंटर कैंड मैकेनिज्म, फिल्ट्रेशन सिस्टम, कौन कौन सा फिल्ट्रेशन फोर्स काम करता है, काउंटर कैंड मैकेनिज्म तो अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है आरएए सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड को कैसे, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, सोडियम को कैसे, एल्डोस्टेरोन कहाँ से सिगरेट करता है, रेनिन क्या होता है, कहाँ से सिगरेट करता है। और किडनी का थोड़ा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबर में रीअब्sorption क्या क्या हो रहा है, हेनली लूप में क्या क्या रीअब्sorption हो रहा है, डिस्टल ट्यूबर में क्या होता है, प्रिंसिपल सेल्स कहाँ रहता है, कनेक्टेड डार्क क्या होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम का बात करें, नर्वस सिस्टम में जो पूछा जाएगा वो है आपका न्यूरो के ऊपर नर्व एक्शन पोटेंशियल जो होता है आपका, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है।
हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका एब्जॉर्प्शन, कौन सा एंजाइम कहाँ से सीक्रेट कर रहा है, कहाँ एक्ट कर रहा है, उसका कहाँ पर क्लीवेज करता है, और आपका इंटेस्टाइन जो भी होता है, जितने भी पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब थोड़ा देख लीजिएगा। तो एनिमल फिजियोलॉजी ये पढ़ने से आपके लिए इनफ होगा। सेल बायोलॉजी बोल दिया, इम्यूनोलॉजी बोल दिया, बायोकेमिस्ट्री बोल दिया, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी बोल दिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को आप रिकॉम्बाइन कर रहे हैं, और वो चीज को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं उसको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बोल जाता है, जिसको अच्छा भाषा के तरह आरडीटी भी बोला जाता है। आप लोग सोचते हैं आरडीटी क्या होगा, आरडीटी इसको ही बोला जाता है। आप देखिए आरडीटी करने के लिए बहुत सारे टूल्स होता है। टूल्स मतलब देखिए कोई भी चीज करेगा, साइकिल खराब हो जाता है दुकान में जाता है, गाड़ी खराब हो जाता है दुकान में जाता है, जो गैराज में रहता है मिस्त्री रहता है वो क्या करता है, बहुत सारा टूल्स रहता है उसके पास, वो टूल्स को यूज करके वो गाड़ी को ठीक करता है। तो सेम चीज हम लोग ऐसे करते हैं लैब में, बहुत सारा हम लोग के पास एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है, मेरे पास प्लाज्मिड रहता है, जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं और अपना 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 मन चाहे प्रोटीन को एक्सप्रेस कराता है, क्योंकि हम लोग के पास डीएनए सीक्वेंस रहता है, हम लोग के पास आरएनए सीक्वेंस रहता है, हम लोग सीडीएनए बना सकते हैं, हम लोग प्रोटीन को एक्सप्रेस करा सकते हैं, हम लोग को यू कोलाई कैसे काम करता है पता है, हम लोग को ग्रोथ मीडिया कैसे बनाना होता है पता है। ये सब थ्रू करने हम लोग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो मेरा यही बोलना पड़ेगा सर, इतना सारा टॉपिक बता दिए, कहाँ से पढ़े ये तो बता दीजिए ना। तो मैं बता सकता हूँ कि देखिए एक हो गया पाथफाइंडर का बुक, अगर आपके पास है तो वो बहुत हेल्प करेगा। उसके अलावा अगर मेरा ई बुक भी आपके पास है, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एक ई बुक अलग था। उसके बाद अलग एक बुक और था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के ऊपर, वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर बात है और टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन मेजोरिटी पूछा जाता है वो है टूल्स एंड टेक्निक, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री टूल्स एंड टेक्निक, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात हुआ कि ये बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक कुछ क्वेश्चन क्यों पूछता है, क्योंकि लैब में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, क्रोमाटोग्राफी हो गया, आपका माइक्रोस्कोपी कितना टाइप्स का होता है, कौन सा माइक्रोस्कोपी कब क्लियर किया जाए, लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोपी हेल्प करिएगा, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए तो कौन सा माइक्रोस्कोपी यूज कीजिएगा, बायोलॉजिकल प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन सा आप यूज करिएगा टेक्निक, जैसे क्रिस्टलोग्राफी हो गया, एनएमआर हो गया आपका, ठीक है, आपका सीडी हो गया, साइकुलर डाइक्रोजिम हो गया। ये सब बहुत सारे टेक्निक्स है जो हेल्प करता है प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, कन्फर्मेशनल स्टेट को चेक करने, सैक्स होता है बहुत सारा, फ्रैट क्या होता है आपके पास भी, इम्यूनो आपका एलाइजा होता है, आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर भी बोला जाता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, माइक्रो एरे क्या होता है, ये सब टेक्निक से बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक, यूवी रे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम तो सुने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, माइक्रोस्कोपी और क्रोमाटोग्राफी के ऊपर बेस करके आ जाता है। क्रोमाटोग्राफी बहुत तरह का होता है, एफिनिटी क्रोमाटोग्राफी होता है, आयन इमोबलाइज्ड क्रोमाटोग्राफी होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी होता है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमाटोग्राफी, बहुत सारा टाइप्स का क्रोमाटोग्राफी रहता है, थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी, पेपर क्रोमाटोग्राफी। तो ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, देखिए मेरा ई बुक है मतलब पाथफाइंडर का अलग से भी एक बुक है टेक्निक्स के ऊपर, और मेरा अलग से खुद का एक ई बुक भी है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन लिंक जाके भी आपको नहीं मिला है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे दूंगा। उसके अलावा आप लोग मुझे पेमेंट भी कर सकते हैं, मैं अपने टीम को बोल दूंगा, आपको सेंड कर देगा वो पीडीएफ। ठीक है, तो ये सब टॉपिक जो मैं आपको बताया वो बायोलॉजी का टॉपिक जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। सच बताऊं तो इतना कम टाइम में यही कर लीजिए, ये बहुत होगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करते तो आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है और कैसे सॉल्व करना है। तो मेरा सलाह आपको यही रहेगा, 50% क्वेश्चन एग्जाम तभी क्लियर हो जाता है जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरा यही बोलना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, पहले से जल्दी कर लीजिए। ठीक है, एक तरफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक तरफ पढ़ाई शुरू कीजिए, और अगर पढ़ के रखे तो उसको रिवाइज करना शुरू कीजिए। ठीक है, अगर पढ़ाई हो गया तो क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस है उसको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अब बात हुआ कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में क्या पढ़े, क्या ऐसे टॉपिक कौन सा पढ़ ले कि मेरा जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर हो जाए अच्छा नंबर से। तो मैं बता रहा हूँ चैप्टर, जो ज्यादा चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं पहले केमिस्ट्री को पकड़ूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर कर लेते हैं तो एंट्रेंस क्वालिफाई करने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको जो केमिस्ट्री में करना पड़ेगा वो है आपका मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेमेटिक्स, इक्विलिब्रियम एंड सम सॉर्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये आप कर लीजिएगा, इनफ है। ठीक है, उसके अलावा भी जो करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना पड़ेगा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SN1 रिएक्शन क्या होता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस माइनस माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस ई इफेक्ट क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म किन तरह का होता है, एनांसियोमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है, ये सब देखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा देखना पड़ेगा जितना भी नेम रिएक्शन है, कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, कैनिजर रिएक्शन,
आपका जितना भी है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये अगर दोनों कर लेते हैं ये इनफ है एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए। उसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ करना है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सिर्फ, वो अगर कर पा रहे तो कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं करने में से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात होगी मैथमेटिक्स में क्या करना होगा। मैथमेटिक्स जो करना पड़ेगा वो चैप्टर में बोल दे रहा हूँ। देखिए हो गया सेट, हो गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स, वेक्टर, आपका उसके बाद आपका जितना भी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब अगर कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स विल बी इनफ फॉर द जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथ। ओके, उसके बाद अगर बात करें मैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में मैं यही सलाह दूंगा, अगर आप दो मैथ और केमिस्ट्री कर रहे हैं तो फिजिक्स करने का अलग से कोई जरूरत नहीं है। अगर फिजिक्स भी तीनों करना चाहता है तो फिजिक्स में बोल दे रहा हूँ मैकेनिक्स कीजिए। मैकेनिक्स मतलब देखिएगा, बोलेगा जब ऊपर में छत्ते से फेंक दिए पत्थर, ठीक है, तो पत्थर ग्राउंड में टच करने के पहले उसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी का क्वेश्चन रहता है, जो आपका देखिएगा काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, काइनेमेटिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, तो मैकेनिक्स में वो चैप्टर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोलो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है। तो बोलेगा आपकी लिफ्ट में आप चढ़ गए, तो लिफ्ट में ऊपर जब जा रहे हैं तो आपको बोलिए वेट आपको डिक्रीज महसूस होगा कि ज़्यादा भारी महसूस होगा, ये सब बताइए। उसके बाद आपको फ्रिक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देखो एक गाड़ी जा रहा था, गाड़ी के ऊपर ये है, ये पत्थर के ऊपर और ब्लॉक चढ़ा दिए, बोलो फ्रिक्शन कितना काम कर सकता है, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है मैकेनिक्स की बात करें तो। उसके अलावा मैकेनिक्स के अलावा भी अगर पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लीजिएगा, और आप अलग से रेडियो एक्टिविटी चैप्टर पढ़ लीजिएगा अगर फिजिक्स पढ़ना है तो। आप देख लीजिए, मेरा आपको सलाह यही रहेगा कि आप बायोलॉजी पढ़िए और आप यहाँ से अलग से आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। अगर ये दोनों टॉपिक आपका स्ट्रांग है तो इसको खत्म कीजिए, इतना कम टाइम में यही पॉसिबल है। सब करने मत जाइए, फंस जाइएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो मेरा सलाह आपको यही रहेगा कि कम से कम करके ज़्यादा एफोर्ट कीजिए। आपको पता है कि मेरा 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है, 20% सिलेबस ऐसे रहता है जहाँ से 80% क्वेश्चन आता है, तो आपको वही 20% पोर्सन को पकड़ना है, उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अपना तबीयत को अच्छे से रखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम देना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर करने के लिए प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, हृदय पूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों।